Hey student, to all of you in our YouTube channel CGPSC Sources Academy, I am Dinesh Darsena. I reconnect via this video for describe बेरोजगारी भत्ता योजना. So please watch our video till the end. इस योजना का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है जो 1/4/2023 से लागू है. इस योजना के तहत 5 परिभाषाएं हैं जिनको देख लेते हैं. पारिवारिक आय, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय. परिवार का तात्पर्य है परिवार में पति पत्नी 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता से है. आय प्रमाण पत्र. पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या इससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो. निवास प्रमाण. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का निवास प्रमाण पत्र. कौशल प्रशिक्षण. इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से. पात्रता की क्या क्या शर्तें हैं. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है. आवेदन किए जाने वर्ष की 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक हो, अर्थात 18 से कम और 35 से अधिक वाले इस योजना के तहत नहीं आएंगे. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो, छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार पर मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो. आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो, अर्थात उसके पालक की आय. और अगर पति पत्नी या पति के दृष्टिकोण में है कोई एक आवेदन करते हैं तो उसके पति की आय या स्वयं पत्नी की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. किसी का भी 2.5 लाख से ज्यादा हुआ तो लोग अपात्र हो जाएंगे. अपात्रता की शर्तें क्या क्या है. यदि किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र अधिक हो. उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा. उम्र और रोजगार पंजीयन की वरिष्ठता दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो. अब चौथा इसमें थोड़ा कंक्लूजन है, आप लोग समझिए. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थायी निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. मुझे लगता है कि ए भी अपात्र हो जाएंगे क्योंकि ग्रुप डी की भी आज की तारीख में 2.5 लाख से ऊपर सैलरी हो जाती है वार्षिक आय के हिसाब से. अब इसमें योजना में क्या क्लैरिफिकेशन है ये बाद में देखने वाली बात होगी. आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व तथा वर्तमान महापौर तथा जिला पंचायत के पूर्व तथा वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. अगर इसके छुपे हुए भावार्थों को समझे तो समझ आएगा कि जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, सरपंच, पंच, पार्षद एवं नगर पालिका नगर पंचायत के महापौर और पार्षद के परिवार पात्र होंगे क्योंकि यहाँ पर इनका उल्लेख नहीं किया गया है. अगर ये लोग अपात्र हुए तो इनका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है. ऐसे पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में 2021-22 में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे. आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी. केवल ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा. आवेदन 1 अप्रैल 2023 से आरंभ होगा. आवेदन की अंतिम तिथि अभी निर्धारित नहीं है. मोबाइल नंबर अनिवार्य है. मोबाइल पर प्राप्त OTP से सत्यापन होगा. आधार कार्ड भी अनिवार्य है. बैंक खाता की जानकारी DBT के लिए देना होगा जो आधार से लिंक हो. कौशल प्रशिक्षण कोर्स अपने चॉइस से अनिवार्य रूप से लेना है. यहाँ पर आपको 3 जो लेना चाहते हैं उनमें से उनको बताना पड़ेगा. 3 निवास प्रमाण पत्र जारी होने वाले तहसील संबंधित नगरीय निकाय जनपद पंचायत का पता देना अनिवार्य है. विवाहित महिलाएं पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर अपना आवेदन कर सकती हैं. दस्तावेज जो अपलोड करना अनिवार्य है.
जीवित रोजगार पंजीयन कार्ड 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 1/4/2022 के पास जारी। छत्तीसगढ़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम कलर फोटो पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास एवं आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदक पोर्टल में केवल एक बार ही आवेदन कर सकते हैं, सुधार नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक ध्यान दें कि पोर्टल में जानकारी भरते समय सही दस्तावेज एवं सही जानकारी स्वयं की जिम्मेदारी से भरें। स्वीकृति की क्या प्रक्रिया होगी? जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित ग्राम पंचायत वार्ड के क्लस्टर से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना पोर्टल में प्रविष्ट आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना भेजी जाएगी। अर्थात जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पर ही आपको सूचना आएगी कि किस वार्ड में या किस ग्राम पंचायत में कहाँ पर क्लस्टर लगेगा, जहाँ पर सत्यापन होना है। सत्यापन हेतु आवेदक मूल हस्ताक्षरित आवेदन एवं मूल दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि को सत्यापन स्थल पर उपस्थित होंगे। क्लस्टर स्तर पर सत्यापन में अनुपस्थित आवेदक अपात्र श्रेणी में होंगे। अपील करने पर मुख्यालय स्तर पर सत्यापन का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी अनुपस्थित रहेंगे तो वो अपात्र हो जाएंगे। इसके लिए जो क्लस्टर की टीम बनाई जाएगी, प्रत्येक टीम में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 सदस्य होंगे। सत्यापन की टीम का गठन आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया और उसकी निराकरण कैसे किया जाएगा? जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य सीओ द्वारा बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किए गए आवेदक यदि इस निर्णय से असंतुष्ट नहीं, अर्थात वो क्लस्टर के दौरान जहां वार्ड या ग्राम पंचायत में, तो इसके विरुद्ध अधिकतम 15 दिवस में पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवेदक द्वारा किए गए अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर अधिकतम 15 दिवस में किया जाएगा। अपील पर लिए गए निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के सीओ अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वे पोर्टल में अपलोड करेंगे। यदि जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सीओ अधिकारी द्वारा किसी अपात्र आवेदक को पात्र कर दिया गया है, तो इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रमाण सहित और उसकी सत्यापित प्रतिलिपि के साथ शिकायत करेगा, तो इस शिकायत पर अधिकतम 15 दिवस में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा तथा निर्णय की प्रति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के सीओ को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वो पोर्टल में अपलोड करेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रोजगार पक्ष नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता की अवधि क्या होगी? इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथम 1 वर्ष के बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यहाँ 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन हितग्राहियों को 1 वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, न कि नगरीय निकाय या जनपद पंचायत के द्वारा। आवेदक द्वारा बेरोजगारी भत्ता के आवेदन में व्यवसाय में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक द्वारा 3 सेक्टर का चुनाव करना होगा जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों की समीक्षा कैसे होगी? संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं या नहीं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत और नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा इसकी पुष्टि पोर्टल में करेंगे। इस स्थिति में रोजगार विभाग उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदान करना बंद कर देंगे। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह हितग्राही बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल में इसकी पुष्टि तत्काल करेगा।
यदि रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होने की पुष्टि हितग्राही द्वारा नहीं की जाती है और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी संबंधित नगरीय निकाय, जनपद पंचायतों को प्राप्त हो जाती है, तो वे उस हितग्राही को बेरोजगारी भत्ता तत्काल बंद करने की पुष्टि पोर्टल में करेंगे तथा उस हितग्राही के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस योजना के लिए नोडल विभाग कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग होगा। पात्र हितग्राहियों को प्रति माह ऑनलाइन बेरोजगार भत्ता का भुगतान संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रोजगार पक्ष नवा रायपुर द्वारा किया जाएगा। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य करेगी, जो 9 सदस्यीय होगी। इनके विवरण देख लेते हैं। कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इसके उपाध्यक्ष होंगे। जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये सदस्य होंगे। एक जिले में एक से अधिक नगरीय निकाय होते हैं, लेकिन जो जिला मुख्यालय का नगरीय निकाय है उसके वो जो सीईओ है उसके सदस्य हैं। उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सदस्य सचिव रहेंगे इसके। महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, उप संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय, लीड बैंक मैनेजर। जहां पर डीबीटी का जो मामला आता है, खासतौर पर सहकारी बैंक से जिसके नहीं रहता है, डीबीटी से होते हैं, वहां पर लीड बैंक की भूमिका प्राय जितने भी समिति बने हैं जिसमें डीबीटी ट्रांसफर हो रहा है उसमें लीड बैंक रहता ही है। सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण भी इसके सदस्य हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण 9वां प्राचार्य सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज, जहां जहां जिस जिले पे है वो इसके सदस्य होंगे। इसमें और कोई कठिनाई आ जाती है और उसमें किसी आदेश को तामील करने में कोई समस्या आ रही है, तो उक्त निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, उसको बताया जाएगा, जिस पर विभाग का निश्चय अंतिम एवं मान्य होगा। इस योजना के संबंध में कुछ सवाल हैं जिसको देख लेते हैं। आपके खाते में पैसा आने की कंडीशन क्या है? अब जो पोर्टल में पंजीयन कर लेते हैं उसके बाद सत्यापन में 10-15 दिन लगेगा, उसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आप जिस माह में आवेदन देंगे, पात्र पाए जाने पर उसी माह से खाते में पैसा आने लगेगा। यदि आप 30 अप्रैल को आवेदन करेंगे तो पैसा कब आएगा? 30 अप्रैल को आवेदन करने पर मई माह में दोनों महीने का पैसा जोड़कर आवेदक को मिलेगा। क्या 2 साल पुराने पंजीयन को पोर्टल पर आवेदन जरूरी नहीं है? भत्ता पाने के लिए सभी को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। क्या मई में पंजीयन करने पर भी भत्ता 1 अप्रैल से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मई में पंजीयन करने पर मई माह से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए अगर आपको इस महीने से चाहिए तो 30 अप्रैल से पहले आप इस महीने पंजीयन करिए। भले उसका जो सत्यापन है वो 15 दिन तक जाता है, मतलब जैसे आप 30 अप्रैल को करते हैं तो 15 मई के आसपास होगा, लेकिन आप सत्यापन में सही पाए जाते हैं तो आपको अप्रैल से पैसा मिलना आरंभ हो जाएगा।